की गोली मारकर हत्या की गई है। डकरा मोड़ के पास ये वारदात हुई है। विजय यादव के रूप में मृतक की पहचान हुई है। परिजनों ने गोतिया पक्ष पर आरोप लगाया है। पहले बेटे की भी हत्या हो चुकी है। गवाही से पहले हत्या का आरोप लगाया है। शव पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। आरोपियों की तलाश में छापेमारी जारी है। पूरे मामले की जांच में पुलिस जुटी हुई है। तो बड़ी खबर जहानाबाद से, जहां जमीन विवाद में एक व्यक्ति की हत्या की गई है। व्यक्ति की गोली मारकर हत्या की गई है। डकरा मोड़ के पास इस वारदात को अंजाम दिया गया है। तो वजह से भाग गए, पीछे रहे जे कूद करके। हमारा पिताजी के सत्येंद्र यादव ने धर लिया और जितेंद्र यादव ने गोली मार दिया। अब हमारा भाई का 2025 में 4 जनवरी के मर्डर किया था। वही 2 गवाही गुजर गया था और तीसरा गवाही था 6 तारीख के, और गवाही के चलते मार दिया। कोई विवाद था क्या? आपसे कोई विवाद था क्या? विवाद नहीं था, इसी झगड़ चल रहा था। किस चीज को लेकर झगड़ा चल रहा था? जमीन के लिए चल रहा था। राजीव हमारे साथ फोन लाइन पर है। राजीव, जमीन विवाद में व्यक्ति की हत्या की गई है, अभी क्या अपडेट? जी, घटना होने के बाद जो है एसपी खुद भी गए थे वहां पर। शव को पोस्टमार्टम के लिए जहानाबाद सदर अस्पताल लाया गया है और मामले के लिए एक जांच टीम भी बनाई गई है जो इसके बारे में तहकीकात करना शुरू कर चुकी है। जी, शुक्रिया इस अपडेट के लिए आपका। मुजफ्फरपुर से बड़ी खबर है, जहां डबल मर्डर से पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। वारदात मिठनपुरा थाना क्षेत्र स्थित रामबाग मोहल्ले में हुई। अपराधियों ने घर में घुसकर रिटायर्ड बैंककर्मी अशोक कुंवर और उनकी पत्नी नीलम कुंवर की बेरहमी से हत्या कर दी। इस वारदात के बाद इलाके में दहशत का माहौल है। जानकारी के अनुसार बदमाशों ने सुनियोजित तरीके से इस वारदात को अंजाम दिया। अशोक कुंवर पर घर के ग्राउंड फ्लोर पर चाकू से ताबड़तोड़ हमला किया गया, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी नीलम कुंवर का शव घर की छत पर मिला है। आशंका जताई जा रही कि उनकी गला घोंटकर हत्या की गई है। उनका रस्सी से पैर बंधा था और मुंह पर भी टेप चिपकाया गया था। घटना की जानकारी मिलते ही मिठनपुरा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे घर को घेरकर जांच शुरू कर दी। पुलिस ने दोनों शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजने की तैयारी शुरू कर दी है। फिलहाल हत्या के कारण स्पष्ट नहीं हो सके हैं। मैं जाके देखने के लिए मोबाइल नहीं उठा रहे थे, फोन हम गए देखने तो मरे पड़े थे, तो हम पुलिस को फोन करते हैं। अच्छा, क्या स्थिति था अंदर का? मरे पड़े हैं तो क्या स्थिति थी? गला रहता था। अब हम नहीं देखे, डिबेट पर लेटे हुए थे, हम नहीं देखे। दोनों पति पत्नी अलग थे या साथ? नहीं, वो ऊपर है, ये नीचे है। घर में और कौन कौन लोग? कोई नहीं था। किरदार उदार है, किरदार सब था। रेंटर और ये दोनों पति पत्नी ही रहते थे। क्या नाम है इनका? और अभी तक की जो प्रारंभिक जांच हुई है, एफएसएल द्वारा यहाँ पर विजिट किया गया है और जो फुटेज वगैरह मिला है उसमें 2 अभियुक्त दिख रहे हैं। और प्रथम दृष्टया जो है चाकू मार के हत्या प्रतीत हो रही है, लेकिन विधिवत जो एफएसएल की जांच और फिर पोस्टमार्टम के बाद हम लोग उसकी पुष्टि कर पाएंगे। एफएसएल टीम द्वारा विजिट किया गया है और सिटी एसपी साहब के नेतृत्व में एक विशेष टीम यहाँ लगातार सक्रिय है। बहुत जल्द हम लोग इस मामले को खुलासा करेंगे और जो भी अपराधी इसमें संलिप्त है उसकी गिरफ्तारी सुनिश्चित की जाएगी। समस्तीपुर में सुमन हत्याकांड के बाद देर रात लोगों का आक्रोश एक बार फिर से भड़क उठा। समस्तीपुर सदर अस्पताल से पोस्टमार्टम के बाद शव जैसे ही गांव पहुंचा, लोग शव को लेकर आरोपी बबलू गुप्ता के घर पर उसे दाह संस्कार करने के लिए जिद पर अड़ गए। इस दौरान लोगों ने काफी हंगामा किया। बाद में बड़ी संख्या में पुलिस बल और पुलिस अधिकारी मौके पर पहुंचे। लोगों को समझा बुझाकर शांत कराया गया और देर रात पुलिस की मौजूदगी में डेड बॉडी को शमशान घाट ले जाकर परिजन ने दाह संस्कार संपन्न करवाया। इस तरह का बर्बरता से गोली मार दिया गया, वो भी छात्रों को इस तरीके से किया गया है, इसमें एक डर का माहौल है और इसमें प्रशासन सुनिश्चित करे कि इस तरह का कोई मामला दोबारा ना हो। बहुत गलत हुआ है।
इस तरीके से गलत नहीं होना चाहिए। इससे क्या होगा कि जो भी छात्रा है उनको स्कूल कॉलेजेस जाने में डर लगेगा। ऐसे मन चले तो हमेशा चलते रहेंगे। तो प्रशासन को इस चीज़ का जो है ना पूरा क्या एक ऐसा इन लोगों के साथ इस तरह से कानून जो है पेश आए कि एक मिसाल बने। क्या हुआ, न्याय मिला आप लोगों को? न्याय मिला सर, नहीं जाने देता है लात। हो गया 12 गिरफ्तारी हुई है इस मामले में। मुजफ्फरपुर में एक सीएसपी संचालक और वार्ड सदस्य के पति को पड़ोसी की पत्नी को दवा देना महंगा पड़ गया। दबंगों ने उन पर प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए जमकर पिटाई की और चप्पलों की माला पहनाई। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद एसएसपी ने जांच के आदेश दिए हैं। घटना औराई थाना क्षेत्र के भरतुआ पंचायत के वार्ड संख्या 3 की है। मंटू शाह, जो वर्तमान वार्ड सदस्य के पति हैं और सीएसपी चलाते हैं, उनकी पड़ोसी किशन राय की पत्नी ने फोन कर बताया कि उनकी तबीयत खराब है और घर में कोई नहीं है, इसलिए दवा ला दें। मंटू शाह दवा लेकर पड़ोसी के घर पहुंचे, तभी कुछ लोगों ने उन्हें महिला से प्रेम प्रसंग का आरोप लगाते हुए पकड़ लिया और धुनाई कर दी और चप्पलों की माला पहनाकर वीडियो वायरल कर दिया। इलाज कराया जा रहा है और उसके बयान के उपरांत हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। हम लोग जांच करेंगे कि पूर्व का कोई विवाद या स्थानीय विवाद जो है, तो जानकारी ऐसी मिली है कि उस विवाद किस कारण भी हो सकता है, तो हम लोग हर बिंदु पे जांच करके इसमें कार्रवाई करेंगे। अगली खबर मोतिहारी से है, जहां चिरैया थाना क्षेत्र के परतापुर गांव में देर रात हथियारबंद बदमाशों ने एक घर में बड़े डकैती की वारदात को अंजाम दिया है। पीड़ित परिवार के अनुसार 7 से 8 नकाबपोश बदमाश घर में घुसे, एक व्यक्ति को घायल किया और घर के मालिक समेत परिवार के लोगों को बंधक बना लिया। बदमाश करीब 5 लाख रुपए नगद और लगभग 25 लाख रुपए के सोने चांदी के जेवर लूट ले गए। जाते समय उन्होंने दहशत फैलाने के लिए हवाई फायरिंग की और घर के मोबाइल भी तोड़ दिए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने जांच शुरू कर एक संदिग्ध को हिरासत में लिया है। फिलहाल मामले की जांच जारी है। अब खबर मुजफ्फरपुर से है, जहां काजी मोहम्मदपुर थाना क्षेत्र में एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है। इंटर की एक छात्रा के कोचिंग जाने की बात कहकर घर से निकली, लेकिन अपने प्रेमी के साथ एक होटल पहुंच गई। इसकी जानकारी मिलने पर छात्रा के परिजन होटल पहुंचे और दोनों के साथ मारपीट कर दी गई। घटना के दौरान मौके पर काफी हंगामा हुआ। इस पूरी घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। हालांकि न्यूज़ 18 वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता। पुलिस ने बताया कि अभी तक किसी भी पक्ष की ओर से लिखित शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलने पर मामले की जांच कर कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पर होटल में छात्रा मिले और इसी दौरान उनके परिजनों को इस बात की भनक लगी कि छात्रा होटल पहुंची है। इसके बाद से परिवार वाले वहां पहुंच गए और इस मौके पर दोनों की पिटाई कर दी। तो तस्वीर जहां परिवार वालों का गुस्सा जो है वो भड़क उठा है। हालांकि न्यूज़ 18 इस वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता है। इस मामले की छानबीन पुलिस अब तक नहीं कर पाई है। बिहार में विधानमंडल के मानसून सत्र का आज दूसरा दिन है। आज भी सदन में जोरदार हंगामे के आसार हैं। हालांकि सरकार ने महत्वपूर्ण विधायी कार्यों को लेकर बड़ी तैयारी की है। लंच के बाद सरकार की तरफ से आज कुल 7 विधेयक पेश किए जाने हैं। कल नीट के मुद्दे पर विपक्ष ने जमकर प्रदर्शन और मार्च किया था और केंद्र सरकार के खिलाफ हल्ला बोला था। ऐसे में आज बिहार के मुद्दे पर विपक्ष सरकार को घेरने की पूरी कोशिश करेगा, लेकिन सरकार ने भी जवाब देने की पूरी तैयारी कर रखी है। सदन का आज दूसरा दिन है और आज भी नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव के कार्यवाही में शामिल होने को लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। ऐसे में सत्ता पक्ष नेता प्रतिपक्ष के बहाने विपक्ष को घेर सकता है। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए ने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेताओं और विधायकों की जीत का मंत्र देते हुए प्रचार में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं।
तो लंच के बाद से 7 विधेयक पेश किए जाएंगे और मॉनसून सत्र का आज दूसरा दिन है। सदन में ये बड़े जो कुछ मुद्दे हैं वो गरमाएंगे। बेरोजगारी और युवाओं के मुद्दों पर बहस होगी और सत्ता पक्ष विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक जो है वो कल से ही देखने को मिल रही है। कई विधेयक और सरकारी कार्य पेश किए जाएंगे। तो आज लंच के बाद माना जा रहा है कि 7 विधेयक सरकार पेश करेगी। प्रश्नकाल शून्यकाल में हंगामे के आसार भी देखने को मिल रहे हैं। जिस तरीके से कल भी विपक्ष की तरफ से लगातार हाथों में बैनर पोस्टर लेकर के सदन के बाहर हो हंगामा किया जाता रहा। हालांकि कल शोक प्रस्ताव प्रकाश के बाद से आज सदन जो है वो स्थगित तो किया गया था और आज जब सदन की कार्यवाही शुरू होगी तो माना जा रहा है कि लंच के बाद 7 विधेयक सरकार पेश करेगी। तो बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को लेकर सियासी सरगर्मी तेज हो गई है। एनडीए ने चुनावी मैदान में पूरी ताकत झोंक दी है। मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने नेताओं और विधायकों को जीत का मंत्र देते हुए प्रचार में पूरी ताकत लगाने का निर्देश दिया है। ये रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव का रण अब पूरी तरह से सज चुका है। बीजेपी उम्मीदवार नीरज सिन्हा ढोल नगाड़ों के साथ जनसंपर्क अभियान में जुटे हुए हैं और जनता से आशीर्वाद मांगते नजर आए। दूसरी ओर एनडीए ने इस सीट को प्रतिष्ठा की लड़ाई मानते हुए चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। उधर एनडीए की अहम बैठक में मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने सभी विधायकों और नेताओं को एक बड़ा टास्क दे दिया। मुख्यमंत्री ने अपील की हर विधायक रोज शाम कम से कम 2 घंटे बांकीपुर में प्रचार करे और जनसंपर्क अभियान को तेज करे। साथ ही उन्होंने नेताओं से कहा कि किसी भी तरह की समस्या होने पर वे सीधे उनसे जाकर मिल सकते हैं। जिस उम्मीदवार को बांकीपुर के चौहद्दी की जानकारी न हो, वहाँ का वासी न हो, जिला का ही वासी न हो, तो उसको कोई लस्ट भी नहीं है। वो कह रहे हैं कि ये गली गली हमारा काम नहीं है, अभी से ही पिंड छोड़ा रहे हैं। एनडीए के नेताओं का दावा है कि बांकीपुर की जनता ने अपना मन बना लिया है और उपचुनाव में गठबंधन को बड़ी जीत मिलेगी। सभी सहयोगी दल अपने अपने स्तर पर प्रचार अभियान में जुटे हुए हैं। क्या लग रहा है सर? 2 घंटा समय जीतेगी, एनडीए जीतेगी। पहले भी जीता हुआ सीट है। विधायक 2-2 घंटे वक्त दें शाम में बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव के लिए। नहीं, बिल्कुल देना भी चाहिए। वैसे तो एनडीए की जीत होने वाली है। एनडीए के उम्मीदवार जीतने वाले हैं और हम सभी लोग मेहनत भी करेंगे। हालांकि मुकाबला आसान नहीं माना जा रहा। सभी राजनीतिक दल अपनी अपनी रणनीति के साथ मैदान में हैं। ऐसे में बांकीपुर का चुनाव सिर्फ एक सीट का चुनाव नहीं बल्कि राजनीतिक ताकत और संगठन की परीक्षा भी बन चुका है। निश्चित तौर पर सभी लोग जाएंगे। हमारी पार्टी के जितने विधायक हैं और हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं सब लोग लगेंगे और हम लोग चाहते हैं कि पिछली बार से ज्यादा बहुमत से ज्यादा वोटों से चुनाव जीता जाए। एनडीए जहां एकजुट होकर बड़ी जीत का दावा कर रहा है, वहीं विपक्ष भी पूरी ताकत से चुनावी मैदान में डटा है। अब देखना होगा कि बांकीपुर की जनता किसके दावे पर अपनी मुहर लगाती है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज की रिपोर्ट। बांकीपुर में उपचुनाव के अब 10 दिन से भी कम समय बचा हुआ है। चुनाव प्रचार जोर शोर से चल रहा है। सभी दलों के नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं, लेकिन इस सीट को लेकर बीजेपी पूरी तरह से आश्वस्त है कि जीत एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की होगी, क्योंकि बांकीपुर में जो काम हुआ है उसे यहां की जनता देख रही है। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी तंज कसा है। तो देखिए, ये बांकीपुर के उपचुनाव में 10 दिन से भी कम समय बचा है और ऐसे में लगातार जो प्रचार प्रसार है उसमें जोर देखने को मिल रहा है। सभी दलों के नेता अपनी अपनी दावेदारी कर रहे हैं और बीजेपी अपने प्रत्याशी के जीत को लेकर के आश्वस्त दिखाई दे रही है। बता दें कि एनडीए प्रत्याशी नीरज कुमार सिन्हा की जीत की बात कही जा रही है और कहा जा रहा है कि बांकीपुर में जो काम हुआ है इसका आशीर्वाद बांकीपुर की जनता बीजेपी को देगी। बीजेपी नेता नीरज कुमार ने तेजस्वी यादव के विदेश दौरे पर भी तंज कसा है। अब देखेंगे 3 तारीख को जो परिणाम आएगा, हमारे पक्ष में बहुत विशाल अंतर से हम लोग जीतने जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ की जनता ये जानती है कि वहाँ का विकास कौन कर सकता है। विकास बिहार में एनडीए की सरकार है, डबल इंजन की सरकार है, तो विकास यही सरकार कर सकती है, ये वहाँ की जनता जानती है। देखिए, तेजस्वी यादव को अपना नाम बदल लेना चाहिए, उनको परदेशी यादव नाम रख देना चाहिए। इतना महत्वपूर्ण चुनाव चल रहा है, वो विदेश में घूम रहे हैं, कोई चुनाव से कोई मतलब नहीं है। वो लालू की विधायक को संभाल नहीं पा रहे हैं, उनकी जिम्मेदारियों को संभाल नहीं पा रहे हैं। आज से विधानसभा का मानसून सत्र शुरू हुआ, बादल भी पूरी दुनिया घूम करके बिहार की
असमांग मंडरा रहा है कि कितनी बेचारे विदेश में घूम रहे हैं। फैजल खान उर्फ खान सर पर बीजेपी विधायक नीरज कुमार ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने खान सर को फ्रॉड बताया और जीजा वाले बयान पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए। तो फैजल खान पर यह बयान सामने आया है। बीजेपी विधायक ने विवादास्पद बयान दिया है। उन्होंने खान सर को फ्रॉड बताया और जीजा वाले बयान पर भी जोरदार हमला बोला। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों को बिहार में नहीं घुसने देना चाहिए। जीजा हो गया, उसकी माँ उसकी जीजा बन जाएगी, उसका बहन जो है उसका वो जीजा बन जाएगा। जिस तरह से वो बयानबाजी किया है ना, हम समझते हैं कि उसको बिहार घुसने नहीं देना चाहिए। बिहार के छात्रों का, इस तरह के टीचर का बहिष्कार करना चाहिए। हम पहले ही कहे खनमा फ्रॉड है और वो फ्रॉड आज साबित होगा। टीचर नहीं है, वो बरगलाने वाला एक नौटंकीबाज है और बिहार के स्टूडेंट को बरगलाने का काम करता है। ऐसे वक्तव्य पे कार्रवाई होनी चाहिए। क्या मांग करते हैं सरकार से आप? अरे अब सरकार से क्या मांग करेंगे? इस तरह का जो लफाजी वाला बात करेगा ना, तो कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए इसे। बात अब बिहार के मौसम की करेंगे, जहां बिहार में मानसून एक बार फिर से सक्रिय हो गया। राज्य के कई जिलों में रुक रुक कर बारिश हो रही है, जिससे लोगों को उमस और गर्मी से राहत मिली है। वहीं किसानों के लिए यह बारिश धान की खेती के लिहाज से फायदेमंद मानी जा रही है। हालांकि अब भी सामान्य से कम बारिश होने के कारण किसान अच्छी बारिश की उम्मीद लगाए हुए हैं। दूसरी ओर नेपाल में हो रही भारी बारिश का असर सीमावर्ती जिलों में दिखने लगा है, जहां कई जगह बाढ़ जैसे हालात बनने लगे हैं। बिहार में लगातार बदल रहे मौसम के बीच लोगों को गर्मी से राहत मिली है। बिहार के कई जिलों में तेज बारिश हो रही है और खास तौर पर यदि हम पटना की बात कर लें तो पटना में भी पिछले 2-3 दिनों से मौसम बदला है। रुक रुक कर हो रही बरसात के कारण लोगों को गर्मी से राहत मिली है। पटना की हम बात कर लें तो इस साल अभी तक सर्वाधिक जो बारिश है 41.8 मिलीमीटर दर्ज किया गया है। हालांकि इस बारिश से कहीं न कहीं किसानों को काफ़ी फायदा हो रहा है। जिन्हें धान की बुआई करनी है उन किसानों को राहत मिल रही है, लेकिन अभी भी जो बारिश हो रही है वो किसानों के लिए नाकाफ़ी है। दूसरी ओर यदि हम बिहार के सीमावर्ती जिलों की बात कर लें तो नेपाल में लगातार हो रहे बारिश के कारण बिहार की कई नदियां उफान पर हैं और लोगों की चुनौतियां भी बढ़ गई हैं। कैमरा पर्सन संत के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। संसद में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक है। एनडीए सांसदों की बैठक को लेकर के मंगल मिलन नाम दिया गया है। एनडीए सांसदों को संबोधित पीएम मोदी करेंगे। बैठक में बंगाल जीत पर प्रधानमंत्री का स्वागत होगा। तो बड़ी खबर, जहां संसद में आज एनडीए संसदीय दल की बैठक है और इस संसदीय दल की बैठक को मंगल मिलन का नाम दिया गया है। एनडीए सांसदों को प्रधानमंत्री मोदी संबोधित करेंगे। बैठक में बंगाल जीत पर प्रधानमंत्री का स्वागत भी होगा। भारत में पहली डेंगू वैक्सीन को मंजूरी मिली है। बड़ी खबर है, क्यूडेंगा वैक्सीन को डीसीजीआई की मंजूरी मिली है। 4 से 60 साल तक के लोग इस वैक्सीन को लगवा सकेंगे। हर साल जैसा ही मॉनसून दस्तक देता है, वैसे ही डेंगू का प्रकोप भी बढ़ने लगता है। बारिश के मौसम में डेंगू लाखों लोगों को अपनी चपेट में ले लेता है। डेंगू के मरीजों से अस्पतालों का भरना तो अब जैसे आम बात बन गई है। कई मामलों में तो मरीजों की स्थिति बहुत गंभीर हो जाती है। साल दर साल ये समस्या बढ़ती ही जा रही थी। इस बीच अब भारत के लिए एक बड़ी राहत की खबर आई है। दरअसल भारत में पहली बार डेंगू से बचाव के लिए वैक्सीन को मंजूरी मिली है। इस वैक्सीन का नाम क्यूडेंगल है, जिसे जापान की फार्मा कंपनी तकेडा ने तैयार किया है। अब देखिए क्या है क्यूडेंगा वैक्सीन, इसको भी समझ लेते हैं। तो क्यूडेंगा भारत में मंजूर होने वाली पहली डेंगू वैक्सीन है जिसकी मंजूरी मिल गई है। बरसात के मौसम में समस्या बढ़ जाती है। डेंगू वायरस के चारों प्रकार से बचाव के लिए ये विकसित किया गया है। इसके साथ इस डेंगू वैक्सीन की अगर बात करें तो 4 वर्ष या उससे अधिक उम्र के लोगों को ये वैक्सीन लगाई जा सकेगी। वैक्सीन की कुल जो डोज होंगी वो 2 डोजेज होंगी। 2 डोज के बीच 3 महीने का अंतर भी आपको रखना होगा, यानी कि 6 महीने में दोनों डोज लगेंगी। क्यूडेंगा भारत में मंजूर होने वाली ये पहली वैक्सीन जो है वो बनी हुई है। तो ये क्यूडेंगा वैक्सीन और क्यूडेंगा वैक्सीन किस तरीके के खास है, 2 डोज इसमें लगाए जाएंगे, 3-3 महीने का इसमें जो अंतराल है वो रखा गया है। तो इस तरीके से ये पूरा जो वैक्सीन है वो काम करेगा।
चलिए बढ़ते आगे, बात कर लेते हैं आरा से बड़ी खबर की, जहां तेज बारिश और ठनका का कहर देखने को मिला है। 3 अलग अलग घटनाओं में 3 की मौत हो गई है। मृतकों में एक वार्ड सदस्य भी शामिल है। धान रोपनी के दौरान ठनका गिरा है। 2 किसानों और एक युवती की जान चली गई है। 3 लोग झुलसे हैं। अस्पताल में इलाज जारी है। चरपोखरी, गढ़हनी और आयर में ये घटनाएं हुई है। घटना के बाद परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है। रोपनी करने? हाँ, रोपनी करे खातिर। अच्छा। तो पुनी आयल है, गड्ढे तर पे लगल है, ठनका गिर गई है। अच्छा, कितने लोगों पे ठनका गिरा है? 2 लोग पर। तो हाँ, 2 लोग पर। एक आदमी? दोनों जना फंसले हम लोग। एक आदमी एक्सपायर भी है इसमें? हाँ, एक जना मैंने एक्सपायर कर गया। हाँ, आपके पास? हाँ, हमारे पास। क्या झारखंड हॉकी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा? क्योंकि झारखंड हॉकी की नई कार्यकारिणी के गठन के महज 24 घंटे के बाद ही विवाद की आहट सुनाई देने लगी है। नई कमेटी में स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट के पद पर नियुक्त किए गए पूर्व नेशनल हॉकी खिलाड़ी जयंत केरकेट्टा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने साफ कहा है कि वह अपनी पत्नी अंशुता लकड़ा और हॉकी के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। झारखंड हॉकी में सब ठीक है। 24 घंटे में हिल गई नई कमेटी। नई कमेटी 24 घंटे में इस्तीफा। इस्तीफे का दौर, आखिर ये क्या हुआ? जी हां, झारखंड हॉकी की नई कमेटी के गठन के 24 घंटे भी पूरे नहीं हुए कि इस्तीफों का दौर शुरू हो गया है, जिसको लेकर बवाल शुरू हो गया है। पूर्व नेशनल हॉकी खिलाड़ी जयंत केरकेट्टा ने स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा दे दिया है। उन्होंने अपना इस्तीफा हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया को ईमेल के जरिए भेज दिया। कल आप लोगों ने देखी कि बहुत से नेशनल और इंटरनेशनल खिलाड़ियों ने बाहर पे भोलानाथ के अगेंस्ट में धरना प्रदर्शन किए थे, और मैं भी एक हॉकी खिलाड़ी हूँ, और अंशुता लकड़ा मेरी पत्नी है, उसका भी मान सम्मान की बात है। तो इन्हीं सब बात को देख के मैंने हॉकी की अच्छाई के लिए ये पद त्याग दिया है। जयंत केरकेट्टा भारतीय महिला हॉकी टीम की पूर्व कप्तान अंशुता लकड़ा के पति हैं। न्यूज 18 से बातचीत में उन्होंने साफ कहा कि वह अपनी पत्नी अंशुता लकड़ा और हॉकी के सम्मान से समझौता नहीं कर सकते। सिद्धांत और सम्मान उनके लिए किसी भी पद से अधिक महत्वपूर्ण है। भोलानाथ सिंह ने बोलता है कि ना मैं गलत करूंगा ना गलत होने दूंगा। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है कि जब सुधीर गोला का गलत साबित हो गया तो उसको सपोर्ट क्यों कर रहे थे, उसको संरक्षण क्यों दे रहे थे। तो इन्हीं सब कारणों से मुझे थोड़ा सा दिल से आघात हुआ। बता दें, रविवार को ही हॉकी इंडिया की नई कमेटी के गठन के दौरान जयंत केरकेट्टा को स्पोर्ट्स पर्सन ऑफ आउटस्टैंडिंग मेरिट के पद पर नियुक्त किया गया था, लेकिन महज एक दिन बाद उनका इस्तीफा कई सवाल खड़े कर रहा है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया इस इस्तीफे पर क्या रुख अपनाते हैं। जब अंशुता लकड़ा ने ये आवाज़ उठाई है कि गलत कोच को आप सपोर्ट कर रहे हैं, उसके निष्कासित नहीं कर रहे हैं, तो इस वजह से उसको धमकी देना ये मुझे अच्छा नहीं लगा। तो इसी वजह से मैं इस पोस्ट को त्याग दे रहा हूँ। अब सवाल उठता है कि क्या ये सिर्फ इस्तीफा है या झारखंड हॉकी में गहराते असंतोष की शुरुआत है? क्या नई कमेटी बनने के साथ ही विवाद भी शुरू हो गया है? इन सवालों के जवाब अब हॉकी झारखंड और हॉकी इंडिया के अगले कदम से मिलेंगे। न्यूज 18 के लिए रांची से संजय सिन्हा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।